बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, राइट। तो तुम्हारे चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक हमारी एनर्जी है जो कि वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, राइट। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ होता है, तुमने देखा भी होगा, लाइक हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, लाइक जैसे मैं अगर फ़ैन की बात करूँ या अपनी मोटर होगी इलेक्ट्रिक मोटर, तो फ़ैन क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, विंड एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो क्या करती है, हमारी अगेन वो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिकली एक एनर्जी है जिसका यूज़ करते हैं हम अपने फॉर अवर यूटिलाइजेशन या डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में उसका यूज़ होता है। सो इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन कहाँ से आया, इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन स्टार्ट हुआ चार्जेस से, ठीक है। तो चार्जेस हम समझेंगे, चार्जेस कहाँ से आते हैं, चार्जेस होते गए, ठीक है। सो चार्जेस, अब अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो चार्जेस की डेफिनेशन कहीं पे क्लियरली लिखी नहीं होती जनरली 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो चार्ज की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है दैट इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, राइट। सो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। अब इस स्टेटमेंट को समझेंगे कैसे, देखो कोई भी मैटर है, लाइक जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा मैटर। सो मैटर क्या है, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मास, राइट। सो अगर कोई चीज़ स्पेस या फिर कोई उसका एक अपना एक पर्टिकुलर मास है तो उसी को हम बोलेंगे मैटर। सो आपको ये भी पता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दोज टाइनी पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स, राइट। सो जो कि डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने सीखा था कि टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम एटम्स बोलते हैं। फर्दर हमने ये सीखा कि एटम्स दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इंटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन एज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो हमारे क्या हो जाते हैं, प्रोटॉन्स क्या हो गए हमारे पॉजिटिवली चार्ज, दूसरे क्या हो जाते हैं हमारे न्यूट्रॉन्स, ये हमारे क्या होते हैं न्यूट्रल रहते हैं बिकॉज दे हैव नो चार्ज, राइट। तीसरे हमारे क्या जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। तो हर मैटर दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन वो सब एटम से मिलके बनी हैं और हर एक एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सो चार्ज पार्टिकल्स होना ही इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन जस्टिफाई करता है, ठीक है। सो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट ये तुम्हें बताना था, सो इसलिए मैंने बोला है सब। तो आगे देखेंगे चार्जेस होते हैं हमारे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, राइट। तो चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एंड आपने भी सीखा होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज आपस में आएंगे, लाइक ये पॉजिटिव चार्ज, तो एक दूसरे के ऊपर ये रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। सो सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, राइट। लेकिन अगर ऑपोजिट चार्ज आएगा आपस में, जिसको हम बोलते हैं अनलाइक चार्जेस, राइट। सो अगर अनलाइक चार्जेस सामने आ गए तो ये क्या करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस दैट मीन्स सिमिलर चार्जेस दे रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। अब इसके बाद तुम्हारी एक डेफिनेशन आती है कि भाई एटम की अगर मैं बात करूँ, सो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, राइट। सो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या होती है, सो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। सो द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, राइट। सो कूलम की स्पेलिंग ये है CULUMB। सो इतना होता है। सो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितने 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो एक कूलम चार्ज में कितने हो जाएंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो इतने इलेक्ट्रॉन्स इफ दे कंबाइन एंड दे विल फॉर्म अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, राइट। इसके आगे बात आई थी तुम्हारी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो कंडक्टर्स क्या होते हैं हमारे, कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी या विच अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। समझ आ गई बात। कंडक्टर्स जितने हमारे मेटल्स हो जाते हैं, लाइक कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, दे आर जनरली गुड कंडक्टर्स, राइट। इसके बाद हमारे आ जाती है सिल्वर हमारा क्या हो जाएगा बेस्ट कंडक्टर माना जाता है हमारा। नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे इंसुलेटर्स। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूँगा तो इंसुलेटर हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो नहीं करवाने देते फ्रॉम दमसेल्व्स, राइट। सो उसमें एग्जांपल हमारे क्या आ गए वुड। सो आपको पता है कि वुड भी इंसुलेटर है, या फिर जो हमारे रबर ग्लव्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करने के लिए, तो वो भी हमारे क्या हो जाते हैं सारे के सारे इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। सो दे ऑल विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर्स। नेक्स्ट हमारा क्या आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
ठीक है। अगर आपसे जैसे पूछा जाए कि जो मेटल्स होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो उसके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज मेटल्स क्या होते हैं, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ सोडियम मेटल, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 281, 282, 283। तो सोडियम के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, मैग्नीशियम के पास 2 एंड एल्यूमिनियम के पास 3। तो इनके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लूज़ करेंगे क्योंकि इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो ये क्या करेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेंगे, ये भी 2 लूज़ कर लेगा, ये भी 3। इंस्टेड कि ये अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन लेके आए, ये 6 लेके आए, ये 5 लेके आए, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देंगे। तो बेसिकली इनके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो जितने भी मेटल्स होते हैं दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्हीं की वजह से हम क्या करते हैं, ये सारे सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही है, राइट। सो द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक्स इट अ कंडक्टर। अगर कोई भी मटेरियल है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, राइट। सो नेक्स्ट थिंग आपकी क्या आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिक सी डेफिनेशन है कि द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस द कंप्लीट सर्किट, राइट। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट charge across the complete circuit is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो ये हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई। चलो अब एक बात आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक और डेफिनेशन होती है जो कि हम 12th में सीखते हैं, हालांकि आप लिख सकते हो बट एक 12th क्लास में आपको सिखाया जाता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक और डेफिनेशन होती है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो मैं इसको भी लिख देता हूँ, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो और ऊपर वाली डेफिनेशन भी, जो भी आपको सिंपल लगे आप उसको समझ जाना, राइट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमारी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, राइट। एक और चीज़ रहती है हमारी की पोटेंशियल डिफरेंस, कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों सेम चीज़ें होती हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ अ सर्किट, राइट। सो अगर मैं बात करूँगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ अ सर्किट। ये हमारा वर्क डन हो जाएगा एक चार्ज को मूव करवाने में फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, अगर मैं किसी सर्किट की बात करूँगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करिए तो भाई इसकी एसआई यूनिट भी होगी। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों यूनिट सेम रहती है, इनकी एसआई यूनिट क्या रहती है, वोल्ट्स, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस, और अब मैं इसको थोड़ा सा एक सर्किट में समझा देता हूँ, राइट। ये देखो, ये है एक सर्किट है। वैसे तो आपको तब समझ आएगा जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे ओम्स लॉ वगैरह अप्लाई करने के बाद। लेट से ये बैटरी है, ये है 5 वोल्ट की, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, राइट। सो अगर मैं आपसे पूछूंगा करंट कितना ड्रॉ हुआ, कोई बात नहीं, अगर आपको ये न्यूमेरिकल नहीं समझ आ रहा अभी तो मैं आगे ओम्स लॉ जो पढ़ाऊंगा उसके बाद हम इनको समझ जाएंगे आराम से, ठीक है। सो बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 वोल्ट। सीरीज में रेजिस्टेंस होती है, ऐड हो जाती है। सो आर नेट जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 2 दैट इज 4 ओम। तो रेजिस्टेंस हमारी आ गई 4 ओम। तो करंट क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V/R, राइट। सो V है हमारा 5/4, सो हो जाएगा 1.25 एम्पेयर, राइट। सो ये करंट हो जाएगा हमारा 1.25 एम्पेयर। अब बात आती है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो 5 वोल्ट है, ये इसके क्रॉस भी है और इसके दोनों के क्रॉस है। लेकिन अगर मैं इसके क्रॉस पूछूंगा तो आंसर मेरा आ जाएगा 1.25 × 2 यानी 2.5 वोल्ट, और इसका क्रॉस भी 2.5 वोल्ट। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, सपोज मैं कहता हूँ ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। सो अक्रॉस ए और बी
इसके अक्रॉस अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है 2.5 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी 2.5 वोल्ट। लेकिन अगर मैं कंप्लीट की बात करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। तो तुम ऐसे समझ सकते हो अभी के लिए कि ये 2.5 ये क्या है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर मैं ए और सी की बात करूँगा तो वो बैटरी के क्रॉस आ रहा है सेम 2.5, तो वो मेरा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। सो ये समझ आ गया पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं हम, वोल्ट मीटर से, ठीक है। सो वोल्ट मीटर एक डिवाइस होती है जिसकी वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। सो और एक और चीज़ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जब भी मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से तो इसको हम लगाते हैं पैरेलल में। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है कि वाई वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर वेदर इट इज़ लो और वेदर इट इज़ हाई, ठीक है ना। सो याद रखना एक चीज़, जैसे ये रेजिस्टेंस है मेरी, इसके अक्रॉस मैंने वोल्ट मीटर लगाया, राइट, और ये मेरी बैटरी है। पहली बात तो पूछा जाए कि भाई वोल्ट मीटर की हाई रेजिस्टेंस क्यों होती है। बिकॉज वोल्ट मीटर की हाई रेजिस्टेंस होगी तो जो भी सारा करंट होगा वो नीचे से पास होगा और हमारी एक्यूरेट वैल्यू मेजर होगी हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर मैं वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दूँ तो वोल्ट मीटर खुद ही पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा, खुद ही करंट को ब्लॉक कर लेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर की हाई रेजिस्टेंस होती है। सो इसलिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि सारा का सारा जो करंट है वो नीचे से पास हो, और V इज इक्वल टू आई आर, जो नीचे जो करंट सारा पास होगा तो इसकी एक्यूरेट वैल्यू आएगी हमारे पास, क्योंकि ऊपर करंट बहुत कम गया। समझ आ गई बात। तो इसलिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एंड दूसरा ये पूछ सकते हैं कि वाई वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस। अगर वोल्ट मीटर की हाई रेजिस्टेंस नहीं होगी तो करंट ऊपर भी चला जाएगा और यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते। आगे बात समझ में। सो ये दो क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है। अब बात आती है कि भाई वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, अब आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। सो आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम्स, टाइम की यूनिट सॉरी सेकेंड्स होती है। सो कूलम पर सेकेंड, और इसकी क्या रहती है एम्पेयर। इसको हम ए से डिनोट कर सकते हैं। सो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम सेकंड इनवर्स, यानी 1 कूलम पर सेकंड। कहने का पर्पस ये होगा कि कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिफाइन 1 एम्पेयर। सो 1 एम्पेयर कैन बी डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग across any cross sectional area per unit second, right। per second is known as 1 एम्पेयर। सो एक कोई भी, जैसे मान लो एक कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है आगे की डायरेक्शन में। अगर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो यहाँ पे करंट कितना पास हो रहा होगा हमारा 1 एम्पेयर, ठीक है। तो हम जनरली जो भी हम फिजिक्स में अभी पढ़ते हैं तो हम वायर को ना ऐसे मान के चलते हैं कि ये सिलेंड्रिकल शेप में होती है वायर, तो सिलेंड्रिकल कंडक्टर ही माना जाएगा, राइट। सो करंट समझ आएगा, करंट की ऐसे यूनिट क्या होगी एम्पेयर। अब करंट मेजर किससे करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस होती है, इसका नाम होता है एमीटर, क्योंकि एम्पेयर है ना। सो ये छोटा सा तरीका हो गया भी, एमीटर आपको याद हो जाएगा। सो करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस नोन एज एमीटर, एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे एक सर्किट में यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ, सो ये मेरा क्या हो गया एमीटर। अब एमीटर की लो रेजिस्टेंस की होती है, अगर इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी तो करंट को यही ब्लॉक कर लेगा, तो हमारे पास करंट की एक्यूरेट वैल्यू आएगी ही नहीं। सो इसलिए एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस, राइट। और एमीटर पूछेगा सीरीज़ में क्यों कनेक्ट करता है, तो ये भी रीज़न सिंपल सा है भाई, अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो ही तो करंट इसमें से पास होगा। समझ आ गई बात। पैरेलल में करेंगे तो भाई सारा का सारा करंट उसमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें दे ही नहीं पाएगा कि जो रजिस्टर से करंट पास होना है, राइट। हमें तो वो बताना है कि नहीं करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो एमीटर हैज़ अ लो रेजिस्टेंस एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। और वोल्ट मीटर में क्या रहेगा, वोल्ट मीटर जो होता है उसकी हाई रेजिस्टेंस होती है एंड इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट। चलो अब तुम ऐसे समझो कि एक छोटा सा मैं एक सर्किट डायग्राम भी बनाया था तुम्हें, और चीज़ें भी समझाया था उसमें कैसे कैसी होती हैं। सो जैसे ये हमारा क्या हो गया बैटरी का सिंबल है, ठीक है। कई बार ऐसे भी यूज़ कर लेता है, इसका मतलब क्या है ये 2 सेल है, ये सिंगल सेल वाली बैटरी है समझ लो, ठीक है। ये 2 सेल्स हैं, ये सिंगल सेल भी बोलते हैं, या फिर बैटरी समझ लो बैटरी हैविंग 1 सेल और बैटरी हैविंग मल्टीपल सेल। या फिर हम बैटरी की डिफाइन भी ये बोल सकते हैं कि बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स, राइट। सो ये मैंने एक सर्किट बना रहा हूँ एक सिंपल सा, ऊपर मैंने रेजिस्टेंस लगा दिए और यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस के क्रॉस, इस रेजिस्टर का क्रॉस मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, और मैंने यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया, ये मैंने कर दिया। मैं यहाँ पे एक स्विच भी लगा सकता था। सो ये मेरा क्या हो जाएगा रेजिस्टर, ये मेरा क्या हो जाएगा एमीटर, ये मेरा क्या हो गया
वोल्ट मीटर, राइट। सो ये कनेक्टिंग वायर्स हैं और ये क्या है मेरी बैटरी। सो ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं हम हाइयर पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलेंगे लोअर पोटेंशियल, राइट। अब देखो तो मैं समझाता हूँ कि होता कैसे करंट फ्लो किसी भी वायर के अंदर। देखो वायर बनी होती है मेटल से और मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होंगे, सो वो बेसिकली क्या होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे जाके आप सीखोगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस अलग होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, वो कैसे निकलती है वो आपने नहीं सीखना। सो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होता है और करंट ऐसे जाता है, तो ये हो जाएगी करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। लेकिन अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वायर के अंदर वो कैसे जाते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे मैं तुम्हें इसको लाइक जूम करके दिखा रहा हूँ। सो एक वायर है, ये वायर के अंदर क्या है, करंट जा रहा है इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर जा रहे होंगे, इधर, सारे के सारे इधर भाग रहे होंगे। क्यों, अब देखो ऐसे समझो, मैंने बोला है पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन किसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव प्लेट के टुवर्ड्स, तो ये इधर भागते आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज। तो ये एक तरीका होता है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को याद करने का, राइट। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। सो ओम्स लॉ सीखेंगे भाई। ओम्स लॉ ने बोला कि ओम्स लॉ की सबसे पहले तो स्टेटमेंट क्या थी भाई, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ज़रूर लिखना है आपने, बिना कांस्टेंट टेम्परेचर के ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर इसलिए बोला गया कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो आगे जाके आप सीखोगे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। सो यहाँ पे क्या बोला है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, आई मेरा करंट हो गया, देन वी प्रोपोर्शनल टू आई, देन वी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मैं इसको रिमूव करूँगा तो वी इज इक्वल टू आर आई आ जाएगा। यही मेरा ओम्स लॉ होता है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, राइट। चलो अब बात आती है कि भाई रेजिस्टेंस की बात करेंगे, रेजिस्टेंस क्या होती है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट था आर, इसको हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस। आई मेरा क्या हो गया, करंट। वी मेरा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं पीडी लिख रहा हूँ, ठीक है। सो अब बात आती है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस होती है बेसिकली कंडक्टर की प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, राइट। सो इट इज द property of a conductor या material by which it opposes the flow of charge, या flow of charge को मैं क्या लिख सकता हूँ, current through it। तो ये मेरी क्या हो जाएगी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। सो रेजिस्टेंस की अगर मैं ऐसा यूनिट पूछूंगा तो ऐसा यूनिट मेरी क्या होती है, ओम। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो ये मेरा सिंबल होता है रेजिस्टेंस की, ऐसे यूनिट को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। सो रेजिस्टेंस की ऐसे यूनिट होगी मेरी ओम। अब इसके बाद आती है कि भाई इसके बाद एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। कि अगर मैं तुमसे बात करूँ कि एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर क्या है 24 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है और रजिस्टर भी उसमें है एक 60 ओम का, तो एक काम करते हैं छोटा सा सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। बैटरी कितनी है 24 वोल्ट की, ठीक है। उसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 60 ओम, ठीक है। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। सो कहने का पर्पज़ ये जो वायर्स हैं इन सब की रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल, क्योंकि हम फिजिक्स में बहुत सारी एजम्पशंस लेके चलते हैं। विदाउट एजम्पशंस हम बिल्कुल ही मतलब प्रैक्टिकल वे में जाएंगे तो कम जो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, राइट। सो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी कितना है 24 वोल्ट, आर की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस सर्किट की कितनी है 60 ओम। मेरे को आई निकालना है तो मैं ओम्स यूज़ करूँगा। आई क्या होता है वी बाय आर, क्योंकि वी इज इक्वल टू आर आई है, तो आई क्या हो गया वी बाय आर, राइट। वी मेरा कितना है 24, आर कितना है मेरा 60, कितना हो जाएगा 0.4 एम्पेयर मेरा क्या आ गया, करंट आ गया। समझ आ गई बात। तो बेसिक सा एक करंट का था। अब ये भी होता है कि मेरी ग्राफ भी आ जाता है, तो ओम्स लॉ जब भी आप लिखोगे पहले तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखोगे फिर उसका ग्राफ बना दोगे। सो ये v इज इक्वल टू आर आई होता है,
आगे जाके 11th में सीखोगे ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाली लाइन होती है वेर एम इज स्लोप, तो वो यहाँ पे tan थीटा स्लोप हो जाती है। अभी आपने ये सीखना नहीं है, आपने बस ये ग्राफ बना देना है। वाई एक्सिस में लोगे करंट, एक्स एक्सिस में लोगे वोल्ट जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये हमारा क्या हो जाएगा करंट, ठीक है। इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी एम्पेयर। सो ये मेरा बन गया ग्राफ। तो कभी भी जैसे क्वेश्चन आता है ओम्स लॉ का, तो ओम्स लॉ की पहले तो स्टेटमेंट लिखोगे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, राइट। फिर आप लिखोगे आई प्रोपोर्शनल टू वी, वी प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इक्वल टू आर आई, वेयर आर इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का, राइट। उसके बाद इसको ग्राफ को जरूर बनाना है। सो ये ग्राफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को बनाना ही बनाना है आपने, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ओम्स लॉ। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँगा कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस मैंने पढ़ा दिया आपको, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस जो है हमारा 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला हो जाएगा, चलो मैं पहले अगर सर्किट बना के दिखाता हूँ। सपोज ये कंडक्टर है, राइट। सो इसकी लेंथ है एल, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल लेंथ, ठीक है। तो पहले आ जाएगा कि लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, कैसे, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। अगर लेंथ बढ़ेगी तो मेरी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। दूसरा ए क्या हो जाएगा मेरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगेन रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहने का मतलब अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो मेरी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो एक पतली वायर, एक मोटी वायर है, तो मोटी वायर की रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तीसरा फैक्टर आ जाता है रेजिस्टिविटी, ये हम जिसको बोल देते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, लाइक जैसे कॉपर है और एल्यूमिनियम है, तो जो मटेरियल है उसकी अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है। अभी हम सीखेंगे कि रेजिस्टिविटी होती क्या है, ठीक है। सो फॉर नाउ आप ये याद कर लो कि रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है। इसमें कोई वैसा कुछ नहीं है कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये बस उस पर डिपेंड करती है क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करता है ना कि मटेरियल का नेचर कैसा है। चौथी चीज़ क्या रहती है आपकी, टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर को हम देखेंगे भी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। आगे जाके आप सीखोगे कुछ केसेस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी कम होती है। तो अगर मैं बात करूँ मेटल्स की या फिर मैं कंडक्टर्स की बात करूँ, तो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊँगा टी, तो रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। सो रेजिस्टिविटी मेरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ करेगी। मेटल्स के केस में सॉरी इंक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँगा सेमीकंडक्टर्स की, जो कि आपके लैपटॉप्स वगैरह में चिप्स वगैरह होती हैं, है ना, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो उसमें अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घटेगी, राइट। तो ये थोड़ा सा एक होता है कि रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है इसके ऊपर, डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। तो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन भी आया था कई बार, और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन पहले सीख लेते हैं कि होती क्या है रेजिस्टिविटी। सो अगर मैं बात करूँ रेजिस्टिविटी की, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, resistivity is defined as the resistance offered by a conductor having a unit length and having a unit cross sectional area. So it is defined as resistance offered by a conductor having a unit length and यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये भी हो सकती है, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, इट इज़ डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर हैविंग अ यूनिट क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। ये भी लिख सकता हूँ, ये दोनों डेफिनेशन रेजिस्टिविटी की होती है। रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं एस, रो से, रो हो जाएगा, और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जिस बताता हूँ, आर क्या हो गया मेरा रेजिस्टेंस, रो मेरी क्या होगी रेजिस्टिविटी, एल मेरी क्या हो गया लेंथ, ए क्या हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। सो यहाँ से रो क्या बन गया मेरा, आर इंटू ए बाई एल,
आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या होती है, मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया तो रेजिस्टिविटी यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर, राइट। तो मैंने बताया रेजिस्टिविटी यूनिट क्या होती है मेरी, ओम मीटर। तो समझ आ गया रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है। अब आगे आता है कि तुम्हारे एलॉयज़ वगैरह को लेकर रेजिस्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि हमें पता है कि एलॉयज़ होते हैं उनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, राइट। तो जो भी हमारे हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स कौन से हो गए, जिनको हम जो गर्म होते हैं और उनको उनके जो हीट है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। कई बार हम पानी गर्म करने के लिए भी करते हैं, कई जगह पे हमने देखा होगा इलेक्ट्रिक केटल हो गई, पानी गर्म करने वाली रोड हो गई, आपके गीज़र्स हो गए, तो यहाँ पे हम हीटिंग एलिमेंट, या फिर इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, तो हर जगह हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। और उसमें क्या होता है, अंदर एलॉय होता है, एक एलॉय की क्या होती है, जनरली हाई रेजिस्टिविटी होती है। सो रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से क्या होते हैं, बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं, और वो हीट होते हैं तो फिर हम उसी हीट को हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो भाई आपसे अगर पूछा जा सकता है कि भाई ये जो अप्लाइंसेज होते हैं एलॉयज़, इनको हम क्यों कंसिडर करते हैं, बिकॉज पहला रीज़न क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन की बात करूँगा मैं, इलेक्ट्रिक आयरन है मेरा, ये किससे मिलकर बना होता है, ये है इसके एलॉय का नाम होता है नाइक्रोम, ठीक है ना। एलॉय बेसिकली क्या होता है, हमारे दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को कंबाइन कर देते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो वो हमारे एलॉय फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक आयरन की मैं बात करूँगा, तो इलेक्ट्रिक आयरन में जो हमारा एलॉय यूज होता है उसका क्या नाम होता है, नाइक्रोम। इसी को हम हीटिंग एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो भाई नाइक्रोम यूज़ क्यों करते हैं, आपसे पूछ भी सकता है कि वाई नाइक्रोम इज़ यूज एज एन हीटिंग एलिमेंट इन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज या हीटिंग अप्लाइंसेज, राइट। तो आप पहला रीज़न दोगे, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी उनकी हाई होती है। दूसरा, दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, भाई इनका हाई टेम्परेचर पे तो ऑपरेट होते ही हैं, तो अगर इनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो ये मेल्ट कर जाएंगे। जैसे हमारी जो पानी वाली रॉड है वो कितनी गर्म हो जाती है कि पानी को भी बड़ी जल्दी गर्म कर देती है। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो रॉड भी मेल्ट हो सकती है, पूरे चांसेस हैं। सिंस वो किसकी बनी होती है, एलॉयज़ की बनी होती है, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, राइट। सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा भी लिख सकते हैं हम कि दे डोंट अंडरगो ऑक्सीडेशन, दे डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन एट हायर टेम्परेचर्स। अगर भाई हाई टेम्परेचर ऑपरेट करें तो अगर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो भाई ऑब्वियसली वो ख़राब हो जाएंगे, तो वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होते, ठीक है, समझ आ गई बात। चलो अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस कवर अप कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तो जस्ट मैं थ्योरी कवर अप कर रहा हूँ फटाफट। अब आगे आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, कि भाई रेजिस्टेंसेज का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। तो हमारे पास दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। एक होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल हम स्टडी करेंगे। तो पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे हम। सो एक सर्किट है, इसमें R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है। ये सीरीज कनेक्शन होता है, मतलब एक रेजिस्टर के साथ अगला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों के तीनों एक ही साथ कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं, या आर नेट भी बोल सकता हूँ, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेम ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, सो मेरी क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये सीरीज रेजिस्टेंस में ऐसे होता है कि जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं एंड इफ़ दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, तो हम उनकी नेट रेजिस्टेंस कैसे निकाल देंगे, सिंपली हम उनको ऐड कर देंगे R1 R2 R3, बट मेक श्योर कि वो सीरीज में ही होने चाहिए। कहीं पे पैरेलल हुआ और आपने ऐसे ऐड कर दिया तो योर क्वेश्चन विल गेट, यू नो, आंसर विल गेट इनकरेक्ट। चलो ये मैंने तीन रेजिस्टर्स ले लिए, इनको मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, मैं कहता हूँ ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरी बैटरी है ये 18 वोल्ट की बैटरी है, मैंने एक लगा रखी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी से करंट निकलेगा जिसको हम बोलते हैं कि करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, राइट। अब देखो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, पहले आर नेट, नेट रेजिस्टेंस मेरी कितनी होगी, 2 + 3 + 4 यानी 9 ओम होगी, ठीक है।
V कितना है मेरा 18 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया मेरे यहाँ पे। तो I क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/R, यानी 18/9 यानी 2 एम्पेयर मेरा करंट आ गया। तो यहाँ से मेरा करंट कितना जाएगा 2 एम्पेयर। अच्छा सीरीज़ में एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा तो जो करंट होगा ये 2 एम्पेयर जैसे यहाँ पे निकला है, ये करंट इस रेजिस्टर से ही पास होगा 2 एम्पेयर, इससे भी 2 एम्पेयर पास होगा, इससे भी 2 एम्पेयर पास होगा। तो सीरीज़ में क्या रहता है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, करंट कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके अक्रॉस अलग गिरेगा, इसके अक्रॉस अलग, इसके अक्रॉस अलग। लेट से मैं इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा रहा हूँ, इसके अक्रॉस भी मैंने एक दूसरा वोल्टमीटर लगा दिया, इसके अक्रॉस भी मैंने एक तीसरा वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैं ले रहा हूँ V1 मेरा क्या हो जाएगा I इंटू R1। आई कितना मेरा 2 एम्पेयर, R1 यानी इसकी रेजिस्टेंस यानी 2, तो मेरा कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 4 वोल्ट। अगर मैं V2 की बात करूँगा तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा मेरा सेकंड रेजिस्टर के अक्रॉस कितना हो जाएगा, करंट तो 2 एम्पेयर जाएगा ही जाएगा, करंट तो कांस्टेंट रहता है सीरीज़ में। तो करंट तो मेरा अगेन कितना हो जाएगा 2 एम्पेयर इंटू R कितना है उसका 3, तो कितना हो गया 6 वोल्ट। तीसरे के क्रॉस में पोटेंशियल अगर मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, करंट वही मेरा 2 का 2, रेजिस्टेंस उसका 4, राइट। तो मेरा कितना हो जाएगा 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। समझ आ गई बात। तो मेरा अगर मैं तीनों को टोटल करूँगा V1 प्लस V2 प्लस V3 मेरा कितना आ जाएगा 4 + 10 और 18 वोल्ट आ गया, आगे इसके बराबर। दैट मीन्स ये जो पोटेंशियल ड्रॉप था ये वैल्यू इन सब के अक्रॉस इक्वली डिवाइड हो जाती है, इक्वली नहीं डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टर्स ये डिवाइड होती चली जाएगी। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे ऐसे ही आपने स्टडी करना है। कई बार आपको बोल देगा कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो अक्रॉस 2 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टर, तो आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे। नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 ओम, 5 ओम और करंट कितना 2, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया इन दोनों को मिला के 10, या आप ऐसे भी कर सकते हो 4 + 6 10 वोल्ट। आगे बात समझ। तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बेसिक क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में आ जाते हैं, ठीक है। सो अब मैं बात करता हूँ, एक और क्वेश्चन लूँ या फिर मैं एक काम करता हूँ पैरेलल कनेक्शन में जाता हूँ। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा, कुछ ऐसा नज़र आता है। सो ये पैरेलल कनेक्शन है R1 R2 R3। जब भी पैरेलल कनेक्शन होगा तो देखो यहाँ से जो करंट आ रहा था I, यहाँ डिवाइड हो जाएगा तीनों ब्रांचेज में। यहाँ पे सपोज गया I1, यहाँ पे गया I2, यहाँ पे गया I3। तो पैरेलल में क्या होता है, एक बार मैं बैटरी के साथ बना के दिखा देता हूँ। तो पैरेलल में क्या होता है कि हमारे जो करंट होता है, करंट सेम नहीं रहता। इसमें क्या था करंट कांस्टेंट था, सारे रेजिस्टर्स में से सेम करंट पास होता। इसमें क्या था करंट चेंज हो जाएगा, रेजिस्टर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा, अपने आप को कर लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस कितना था 4, इसके अक्रॉस 6, इसके अक्रॉस 8, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग था। लेकिन पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या रहता है आई हमारा कांस्टेंट रहता है और वी हमारा वेरिएबल हो जाता है, यानी वेरी करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है वी क्या होता है हमारा कांस्टेंट हो जाता है और आई क्या होता है हमारा वेरी करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो यहाँ पे मैं पहले तो निकालेंगे आर नेट यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। तो वो हमारे यहाँ रहता है 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने में हम आगे 1/Rn तक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि R1 है हमारा 3 ओम 3 ओम 3 ओम, यहाँ पे मैं 9 वोल्ट की बैटरी भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा करंट कितना होगा, तो मैं पहले तो आर नेट निकालूंगा। आर नेट कितना जाएगा 1/3 प्लस 1/3 यानी 3/3 यानी 1/1। तो आर नेट मेरा कितना आ गया 1 ओम। अब वी है मेरा 9 वोल्ट, तो आई कितना हो जाएगा V/R यानी 9/1 यानी 9 एम्पेयर मेरा क्या आ गया करंट। अब ये 9 एम्पेयर करंट मेरा जाएगा यहाँ पे। सिंस इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसे निकालूंगा, देखो मैं अब इसके क्रॉस जो होगा मेरा वो 9 ही आएगा। क्यों, देखो 9 है, तीनों रेजिस्टर सेम है तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो यानी I1 I2 I3 मेरा कितना हो गया I1 = I2 = I3 = 3 एम्पेयर, राइट। और 3 × 3 कितना होता है V = IR, यानी ये भी 3 एम्पेयर हो गया, 3 एम्पेयर 3 एम्पेयर। सो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 3 × 3 9, 3 × 3 9, 3 × 3 9। सो पैरेलल में हमेशा याद रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है और करंट जो होता है वो
कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टर्स, या वो कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन किया गया उनका आपस में। समझ आ गई बात? तो ये मेरा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आए थे पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे। तो ये एक छोटा सा वैसे ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं एक वैसे ही एक एनसीईआरटी का कोई एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको बेसिक सा। एक सर्किट है हमारे पास, इसमें रेजिस्टर लगा रखा है एक 7.2 ओम का, ठीक है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होता है ऐसा, कई बार ऐसे बनाए थे, कई बार ऐसे बनाए थे, सो कंफ्यूज मत होना। बाकी ऐसे कनेक्शन देखते रहोगे तुम यूज टू हो जाओगे इनके कि भाई कैसा सीरीज़ कहाँ पे है, पैरेलल कहाँ पे है। सो बेसिकली क्या मिक्सड है, यहाँ पे सीरीज़ भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। बैटरी कनेक्ट कर रखी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट, और इन दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यू है 8 ओम एंड 12 ओम, ठीक है। अब देखो इस सर्किट में हम जो कुछ हो सकेगा हम अपने आप पूरा का पूरा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मेरे को पता है कि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट, तो मेरा वी कितना हो गया 6 वोल्ट। यहाँ से मैं कहता हूँ करंट आई निकला, करंट निकालने के लिए पहले मेरे को नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालूंगा। अब देखो यहाँ से करंट गया, यहाँ से गया ब्रांच से निकला, अब यहाँ जो करंट यहाँ और यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यानी जहाँ पे भी करंट डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो ये दो ब्रांचेज हो गई, तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो पहले मैं इसका निकालूंगा, इस वाले पार्ट का नेट रेजिस्टेंस, राइट, इस वाले पार्ट का। तो यहाँ पे मैं आर 1/r कितना हो जाएगा 1/8 + 1/12, ठीक है ना। सो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा 24 हो जाएगा, एलसीएम 24 हो गया, और 3 + 2 यानी 1/r = 5/24, विच मेक्स आर की वैल्यू 24/5, जो कि मेरी कितनी आ जाएगी 4.8 ओम। या मैं 24/5 ही लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। अब देखो मैं ओम्स लगाऊंगा, सो V = क्या होता है RI। सो यहाँ से I मेरा कितना हो गया V/R, V मैंने गिवन है 6 वोल्ट, R कितना हो गया 24/5 यानी 30/24 हो गया। आगे बात समझ में? ओ सॉरी, मैंने ये तो इसके क्रॉस निकाल दिया, मेरे को आर नेट भी निकालना भी। सो ये वाला जो है 7.2 और 4.8 मैं ऐड करूँगा, अभी ये बाद का स्टेप है। तो पहले मैं रेजिस्टेंस की, ये मैंने पैरेलल की निकाली वैल्यू, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था इसकी 4.8 आ गई। अब ये जो है 4.8 ये इसके साथ क्या सीरीज़ में है पूरा का पूरा, तो नेट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी 7.2 + 4.8, तो मेरी कितनी आ गई 12 ओम्स, ये मेरी आर नेट आ गई। तो मेरे पास नेट रेजिस्टेंस आ गई, और वी कितना है 6 वोल्ट। तो आई क्या हो जाएगा मेरा V/R, यानी V हो गया मेरा 6/12 दैट इज़ 0.5 एम्पेयर। तो ये मेरा करंट आ गया, ठीक है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 7.2 × 0.5, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे आ गया। अब 7.2 × 0.5 करूँगा अगर मैं, तो मेरा आ जाएगा 3.6। सो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 3.6 वोल्ट। अब 6 में से रिमेनिंग 3.6 में से बचा कितना रहेगा 3.4, तो 3.4 किसके क्रॉस हो गया इसके क्रॉस हो गया, राइट। सो ये 3.4 वोल्ट इसके क्रॉस आ गया। पैरेलल में है तो दोनों के दोनों 3.4 वोल्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। 3.4 नहीं 2.4 होगा, तो 2.4 वोल्ट आ गया। अब 2.4 वोल्ट इसके क्रॉस भी इसके क्रॉस भी। सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे करंट गया I1, यहाँ पे गया I2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हमारा पोटेंशियल सेम रहता है, तो मैं दोनों के केसेस में लिख सकता हूँ 2.4 = I1 × 8 = I2 × 12। तो यहाँ से मैं I1 I2 के लिए निकाल सकता हूँ। सो I1 मेरा कितना आ गया 2.4/8 एंड I2 मेरा कितना आ गया 2.4/12 एम्पेयर। तो मैंने I1 I2 के लिए भी निकाल लिया ऐसे। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जिसमें हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन मिक्स था, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। अब कई बार पेपर में पूछ लेता है कि घरों में जो कनेक्शन होते हैं हाउस होल्ड या डोमेस्टिकेटेड सर्किट्स, उनमें क्या कनेक्शन होता है सीरीज़ होता है पैरेलल होता है। तो जो घर वाले कनेक्शन है उसमें हमेशा याद रखना कि वहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होता है। सीरीज़ कनेक्शन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से हम सीरीज़ कनेक्शन नहीं करते, राइट। तो भाई सबसे पहली बात, अगर मैं पैरेलल कनेक्शन की बात करूँगा तो भाई पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है हर एक अप्लायंस का अपना एक सेपरेट स्विच होता है। आपके घर में देखा होगा आपने कि ट्यूबलाइट का एक अलग स्विच है, फैन का एक अलग स्विच है, दैट मीन्स हर एक अप्लायंस का अपना एक अलग स्विच है। अगर ये स्विच सेम होता तो वो सारे क्या रहते हैं सीरीज़ कनेक्शन। तो ये सीरीज़ कनेक्शन का डिसएडवांटेज है। तो आप चाहोगे नहीं कि आपके घर में एक ही स्विच हो सारी लाइट्स ऑन करने के लिए, सबके लिए सेपरेट स्विच होगा तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो इसलिए पैरेलल कनेक्शन को हम घर में
इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहला एडवांटेज ये हो गया कि ईच अप्लायंस हैज़ इट्स ओन सेपरेट स्विच। दूसरा, अगर कोई डिवाइस ख़राब होता है सीरीज़ में तो वो पूरा पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है वहाँ पे। तो भाई सीरीज़ का ये एक डिसएडवांटेज है। तो पैरेलल में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका मान लो पंखा फूक गया या पंखा ख़राब हो गया या ट्यूबलाइट ख़राब हो गई आपकी, तो वो ही अप्लायंस अफेक्टेड रहता है, उसकी वजह से बाकी किसी अप्लायंस पे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। सो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई अप्लायंस ख़राब हो गया, सो अदर अप्लायंस दे उनके ऊपर दे रिमेन अनअफेक्टेड, राइट। सो उनके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक और एडवांटेज क्या हो जाएगा पैरेलल का, कि जो पैरेलल कनेक्शन है, मैंने बताया कि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। सपोज पीछे से आपने वोल्टेज देखी होगी कि भाई जैसे एसी के साथ स्टेबलाइजर होता है, उसमें वोल्टेज लिखी आती है ना कई बार 220 वोल्ट, 219 वोल्ट। तो वो जो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है पैरेलल के अंदर, और सारे अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिलती है। जैसे यहाँ पे 2.4 इसको भी मिल रही थी, 2.4 इसको भी मिल रही थी। तो पैरेलल कनेक्शन का ये एक एडवांटेज और हो जाता है कि ईच अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज। समझ आ गई बात। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल के एडवांटेजेस ओवर सीरीज़ के डिसएडवांटेजेस, राइट। सीरीज़ में और भी डिसएडवांटेज होता है हमारा कि सीरीज़ में स्विच नहीं होता, सबका सिंगल स्विच होता है, ठीक है। और सीरीज़ में ये भी होता है कि अगर वोल्टेज जो होती है हमारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। सपोज मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है, जैसे ये सीरीज़ में है, 3 अप्लायंस है लेट से आपके घर में, ठीक है, ये 3 बल्ब्स हैं, ठीक है। तो सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलेगी अगर ये सीरीज़ में कनेक्ट होंगे, लेकिन अगर ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट होते हैं सबको सेम वोल्टेज मिलेगी। सो ये हमारे क्या कहते हैं, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज, राइट। नेक्स्ट आपका रहता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, भाई आपने 9th में सीखा होगा कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो गया, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन क्या होगी, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, राइट। इलेक्ट्रिक पावर को डिनोट करते हैं पी से, तो ये जाती है एनर्जी अपॉन टाइम। या एनर्जी भी हमारा वर्क डन अपॉन टाइम भी हो सकता है, या एनर्जी वर्क डन एनर्जी सेम चीज़ होती है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ में अगर लाइक हम वर्क कर रहे हैं तो हम अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो एनर्जी जितनी हम ट्रांसफ़र करेंगे उतना ही वर्क डन होगा, ठीक है। सो एनर्जी वर्क डन सेम चीज़ रहती है। सो इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कंज्यूम्ड, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी वर्क डन के बराबर हो जाएगी, पावर हो जाएगी वर्क डन अपॉन टाइम। सो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल्स, ये सीखा है। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स। और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। सो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ये आप याद रखोगे, ठीक है। सो हमारी क्या हो जाएगी, 1 वॉट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ एनर्जी इज गेटिंग कंज्यूम्ड पर यूनिट सेकेंड। समझ आ गई बात इलेक्ट्रिकल पावर की। पावर के फॉर्मूले क्या होते हैं, देखो, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई वी होता है। दूसरा फॉर्मूला मैं कैसे याद करूँगा, V को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई आर लिख सकता हूँ। तो आई आर इंटू आई मेरा क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर। तीसरा क्या हो जाएगा, आई को लिख सकता हूँ V बाय आर, तो V इंटू वी बाय आर यानी V स्क्वायर अपॉन आर। ये मेरे पावर के 3 फॉर्मूले आ गए। आपको ये याद रखना, P इज इक्वल टू वी आई। आप इसको यूटिलाइज करके आगे मतलब ओम्स लॉ अप्लाई कर करके आप तीनों फॉर्मूले बना सकते हो। सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस, राइट। अब बात आती है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर या पावर के रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। तो मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको और बता देता हूँ इसके ऊपर। पावर के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है। तो एक बल्ब है हमारा, उसकी पावर कितनी है, 40 वॉट। पावर 40 वॉट है, जो जिस भी सोर्स से कनेक्टेड है उसका वोल्टेज है 220 वोल्ट। बेसिकली हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है। तो बोल रहे हैं कि कितना करंट ड्रॉ करेगा बल्ब। अगर आपने एक बल्ब कनेक्ट कर रखा है, लेट से कि ये बैटरी है एंड योर बल्ब इज़ कनेक्टेड लाइक दिस। सो ये हो गया 220 वोल्ट। पावर कितनी है इसकी बल्ब की, 40 वोट, यानी 40 वाट का बल्ब। आपको पता ही होगा, घर में भी सुनते होगे आप। सो यहाँ से जो करंट ड्रॉ करेगा बल्ब, आई क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई होता है। आई क्या आ जाएगा, P बाय V। पावर कितनी है उसकी, 40 वाट, और वोल्टेज कितनी है, 220। तो ये मेरा करंट आ जाएगा, दैट इज़ 2/11 यानी 0.8 एम्पेयर। तो मेरा करंट ड्रॉन बाय द बल्ब कितना आ गया, 0.8 एम्पेयर, ठीक है। सो ये हो गया
एक और कर लेते हैं क्वेश्चन ऐसा ही, एक पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है इज रेटेड 220 वोल्ट एट 100 वाट। कहने का मतलब ये है इसका कि अगर पीछे से जो सप्लाई आ रही है वोल्टेज, जो पीछे से हमारे घरों में लाइक हमारे आती है वोल्टेज गवर्नमेंट की तरफ से या है ना इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की वजह से, वो कितनी है 220 वोल्ट, और बल्ब कितना आउटपुट देता है तब 100 वाट, यानी वो 100 जूल्स पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करेगा अगर वोल्टेज 220 वोल्ट आ रही है तो। अब वो कह रहे हैं कि उसकी वोल्टेज कर दी हमने कम करके 110 वोल्ट, लाइक कुछ फॉल्ट हो गया पीछे और उसकी वोल्टेज रिड्यूस होके हो गई 110 वोल्ट, 110 वाट, सॉरी 110 वोल्ट, पीछे से जो सप्लाई वोल्टेज है वो कम हो गई 110 वोल्ट हो गई, यानी वोल्टेज डाउन होगी, ड्रॉप होगी वोल्टेज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे बल्ब कितने 100 वाट का है, पावर कितनी है, पावर है 100 वाट, और पीछे से जो सप्लाई वोल्टेज आ रही है वो कितनी 220 वोल्ट। तो हम क्या निकालेंगे रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है बल्ब की कभी नहीं चेंज होने वाली, क्योंकि बल्ब का जो सर्किट है वो एज इट इज़ रहने वाला है, उसको थोड़ी हम छेड़ रहे हैं। करंट उसमें कम ज़्यादा हो सकता है, पीछे से वोल्टेज ज़्यादा आ गई तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगी तो करंट कम हो जाएगा, लेकिन जो बल्ब की रेजिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होती। आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, टेम्परेचर से होती है, बट वो हम यहाँ पे नहीं, उसको हम बेसिकली हम यहाँ पे इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम निकालेंगे रेजिस्टेंस, तो पावर का रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर था, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, पावर कितनी थी 100 वाट, V 220 बाय आर, यहाँ से आर कितना आ गया हमारा 220 इंटू 220 बाई 100, जीरो कट गया, 22 का स्क्वायर कितना हो गया 484। सो 484 हमारा इसका रेजिस्टेंस आ गया, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब था, ठीक है। अब पीछे की सप्लाई वोल्टेज कितनी हो गई 110 वोल्ट। तो आपने देखा होगा जब भी वोल्टेज कम होती है, बल्ब डिम होने स्टार्ट होते हैं ना, दैट मीन्स क्या होता है, उनको करंट कम मिल रहा होता है, तभी तो उनकी जो ब्राइटनेस है वो डिम हो जाती है, राइट। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अगेन P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब पीछे की जो सप्लाई वोल्टेज थी वो कितनी होगी 110 वोल्ट, सो 110 बाय 484, ये हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा, ये था 22, सो यहाँ पे हो गया 25 आ जाना चाहिए, 25 वाट हमारी पावर आ गई। अब बल्ब क्या करेगा, भले ही आपका बल्ब 100 वाट का है, लेकिन उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो कितनी हो जाएगी 25 वाट वाले बल्ब जितनी डिम हो जाएगा, बेसिकली ये बोलने का पर्पज़ यही है मेरा, ठीक है। चलो अब इसके बाद आती है कमर्शियल यूनिट। अब कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या होता है समझते हैं पहले। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपने देखा होगा भाई जो एनर्जी हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, अब तक तो हम सीखते थे कि भाई एनर्जी यूनिट क्या होती है जूल, लेकिन जब बात आती है कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब क्या हो गया कि जब उसको पब्लिक के लिए दे देते हैं सर्विस को, जैसे गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारे घरों में जो बिल वगैरह आते हैं उनकी यूनिट्स जूल्स तो होती नहीं है, उनकी यूनिट क्या रहती है हमारी किलो वाट आवर, या फिर हम उसको बोलते हैं यूनिट, भाई कि इस बार 100 यूनिट बिजली का बिल आ गया, 200 यूनिट बिजली का बिल आ गया, लाइक जैसे दिल्ली में सुनते हैं कि 250 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, लाइक ऐसी सब चीज़ें आती रहती हैं। सो कमर्शियल यूनिट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे किलो वाट आवर, इसको बोलेंगे हम किलो वाट आवर, और इसी को हम बोलते हैं जो हम लाइक देसी लैंग्वेज में बोलते हैं यूनिट, ठीक है। सो 1 यूनिट इज़ नोन एज 1 किलो वाट आवर। अब किलो वाट आवर और जूल्स में रिलेशन क्या होता है, क्योंकि हमने एनर्जी यूनिट तो जूल्स पढ़ी है, जो किलो वाट आवर इसमें क्या रिलेशन होता है, देखो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, किलो वाट में कितने वाट हो गए 1000 वाट्स, एक आवर में कितने सेकंड्स रहते हैं 16 × 60 यानी 3600 सेकंड्स। चलो ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 वाट को क्या लिख सकता हूँ, पावर होती है, पावर यूनिट क्या होती है वाट, और पावर क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी जूल्स पर सेकंड्स लिख सकता हूँ, तो वाट को मैं लिख दिया जूल्स पर सेकंड्स इंटू 3600 सेकेंड। देखो यूनिट्स यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर लेती है, सो जाता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। सो 1 किलो वाट आर इज नोन एज इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। समझ आ गया। तो यही हमारी कमर्शियल यूनिट होती है। ये बेसिक से कन्वर्जन कई बार आ भी जाता है, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेडियो सेट है 60 वाट का, ठीक है। हम इसकी पावर गिवन है, पावर कितनी है 60 वाट, यानी 60 जूल पर सेकेंड वो एनर्जी कंज्यूम करता है।
तो उसको हमने कितने घंटे तक चलाया, 50 आवर्स तक, टाइम 50 आवर्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, पावर इनटू टाइम, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको किलोवाट आवर में कर लेता हूँ, ठीक है। तो 60 वाट को किलोवाट में करूँगा तो 60/1000, टाइम क्या हो जाएगा, आवर्स में है ही, तो इसको 50 कर देता हूँ, राइट, 30/10, तो आगे 3 किलोवाट आवर, आगे समझ में। सो 3 किलोवाट आवर मेरा आंसर आ गया। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, कैसा इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो एक यूनिट हमारा 1 किलोवाट आवर के बराबर भी होता है। तो जो आप एनर्जी निकालते हो जूल्स में, बस उसको इस मेथड के थ्रू भी आप किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास सपोज जूल्स में आंसर है तो उसको 3.6 इंटू 10 सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास है 7.2 इंटू 10⁻7 जूल्स, इसको कन्वर्ट करना है किलोवाट आवर में। सो मैं क्या कर दूंगा, 7.2 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई 3.6 इंटू 10⁻6, 2 पूरा कटेगा 10 रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20 किलोवाट आवर। तो आप ऐसे कन्वर्ट कर भी सकते हो जूल्स टू किलोवाट आवर में। अगर जो किलोवाट आवर से जूल्स में करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी सिखा दिया, कमर्शियल यूनिट सिखा दिया। अब आपका आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। भाई जब भी करंट किसी रेजिस्टर से पास होता है तो वो रेजिस्टर क्या होता है, उस करंट को अपोज करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें वो रेजिस्टर्स हीटअप होना स्टार्ट हो जाता है। सो इसी इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। सो व्हेन एवर इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ रेजिस्टर्स, सो इट जनरेट्स हीट, या इट लूजेज हीट इन फॉर्म ऑफ इट लूजेज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। सो इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर पावर डिसिपेशन भी बोल सकते हैं, एनर्जी डिसिपेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। सो इसको जस्टिफाई किसने किया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने। सो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिस्टर्स इज इक्वल टू I² RT, ठीक है। H क्या है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। I क्या आपका करंट, R क्या है आपकी रेजिस्टेंस, T क्या है यहाँ पे, ध्यान रखना T हमेशा टाइम होता है, टेम्परेचर वगैरह से कंफ्यूज मत कर देना अपने आप को। सो ये क्या होता है, हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, ठीक है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिस्टर इज इक्वल टू I² RT। सो यहाँ आप नीचे लिख सकते हो कि हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। कभी मत बोलना कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, आप हमेशा ही बोलोगे हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंडक्टर और अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। तो ये सही स्टेटमेंट है, राइट। एंड सेकंड में क्या बोलोगे, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ऑब्वियसली बात है, जितना टाइम तक आप किसी अप्लायंस को चलाओगे उतना हीटअप हो भी जाता है वो। सो इस तीनों के तीनों हमारे क्या हो गए, जिनके ऊपर हीट डिपेंड करती है, राइट। सो H इक्वल टू I² RT हो गया। इसके बाद आ जाता है कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना। तो करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है, इसकी एप्लीकेशंस भी होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जो भी हमारे हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उनमें सब में क्या होता है, अलॉयज़ होता है। लाइक नाइक्रोम अगर मैं बात करूँ तो उनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, तो बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं। तो जो भी आपके इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, अवन, रूम हीटर्स, ये सारे के सारे क्या हैं भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, या बेसिकली ये क्या एप्लीकेशन है आपके, ठीक है ना। तो आपको कुछ एक दो एप्लीकेशन मैं बता देता हूँ। सो सबसे पहले तो हो गए आपके जिनके अंदर क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रिक आयरन, केटल, गीजर्स, तो ये सारे के सारे के हीटिंग इफेक्ट यूज़ करते हैं। इनके अंदर होता क्या है, एलॉय होते हैं। एलॉयज है हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो मैं ये एलॉय वाला देख लेता हूँ, कल मैंने जस्ट आपको बताया भी था। हाँ, ये एलॉयज वाला सेम वही। तो एलॉयज की बात करेंगे तो भाई एलॉय क्या होते हैं, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी, दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड दे डो नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन एट हायर टेम्परेचर। तो ये सारे रीज़न है। और ये कहाँ यूज होते हैं, हमारे
जहाँ पे भी हम हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं, जो भी आपके रूम हीटर्स वगैरह तो उसके अंदर भी एक स्प्रिंग की फॉर्म में कॉइल होती है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, जैसे करंट पास होता है उसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है और कॉइल क्या होती है, हीटअप होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो जब कॉइल हीटअप होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो पीछे एक ब्लोअर लगा होता है, उसके पीछे वो विंड ब्लो कर रहा होता है, और जब भी विंड उन हीटिंग एलिमेंट से पास होकर निकलती है तो वो सारी की सारी जो है एक गर्म हवा हो गई वो रिलीज़ करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे रूम में क्या होता है, टेम्परेचर को क्या कहते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, गर्मी होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। अब अगला क्या आ गया, आपका बल्ब्स आ गया, ठीक है। इनकैंडेसेंट बल्ब्स वगैरह हो गए। सो आपने देखा होगा कि बल्ब्स के अंदर ऐसा कुछ होता है, अंदर ना एक फिलामेंट्स होता है कुछ, ये लाइक अगर मैं बनाऊँ, सो एक बल्ब है, इसके अंदर एक एलिमेंट होता है, राइट। सो इस एलिमेंट का ये किसका बना होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन एक एलिमेंट है जो कि हम पढ़ेंगे आगे जाके, होता है डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। सो टंगस्टन एलिमेंट जो होता है ये यूज़ करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि टंगस्टन का ना बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अराउंड 358 डिग्री सेल्सियस। तो भाई आपने देखा होगा कि टंगस्टन जब हीट होना स्टार्ट होता है तो वो लाइट भी एमिट करता है और वो बहुत गर्म भी हो जाता होगा डेफिनेटली, क्योंकि जो पुराने जो बल्ब्स होते थे, जो येलो कलर के बल्ब्स देखे होंगे आपने पुराने, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे। वो गर्म इसलिए हो जाते कि बल्ब के अंदर क्या होता था, आर्गन गैस फिल करते थे। पहली बात तो आर्गन की हमारी अनरिएक्टिव गैस है। अगर आर्गन गैस फिल और कोई गैस करेंगे तो ऑब्वियसली वो गैस कुछ ना कुछ आयनाइज हो सकती है। सिंस आर्गन जो थी हमारी नोबल गैसेज में आती है तो ये रिएक्ट नहीं करती अंदर। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम टंगस्टन यूज़ करा, टंगस्टन क्यों यूज़ करा, क्योंकि टंगस्टन क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, इवन जो हीटिंग एलिमेंट यूज़ होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़ जो टंगस्टन होता है वो क्या करता है, लाइट भी एमिट करता है, राइट। तो इसलिए जो हमारे बल्ब होते हैं वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज़ होता है फॉर जनरेशन ऑफ लाइट एनर्जी, राइट। तो ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया। और तीसरा एप्लीकेशन क्या हो गया, जो हमारे इलेक्ट्रिक फ्यूजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, आपने देखा होगा फ्यूज़ एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ऊपर एक मेटल कैप होती है दोनों साइड, बीच में एक कनेक्टिंग फ्यूज़ वायर होती है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं फ्यूज़ वायर। और ये दोनों जो साइड वाली चीज़ें ये हो जाती हैं तुम्हारी मेटल कैपिंग्स, ठीक है ना। अब फ्यूज़ वायर क्या करता है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। पहले तो आप इसको समझो ये क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। तो ये क्या करते हैं, हम इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं किसी भी डिवाइस के साथ। सपोज़ मैं कहता हूँ कि ये आपकी डिवाइस है, ठीक है, और ये क्या आपका सीरीज़ में ये फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। और पीछे से क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, सप्लाई आ रही है। तो फ्यूज़ क्या होता है, डिवाइस से पहले लगता है, क्योंकि अगर पहले नहीं लगाएंगे तो बाद में लगाएंगे तो अगर डिवाइस ख़राब हो जाएगी, उसका फ़ायदा क्या है। फ्यूज़ का यूज़ ही तब है जब हम फ्यूज़ को डिवाइस से पहले कराएंगे, ताकि वो खुद को सेक्रीफाइस कर दे और डिवाइस को बचा सके, राइट। सो देखो फ्यूज़ क्या होता है हमारा, इसमें दो मेटल कैप्स होती हैं, दोनों साइड मेटल कैप्स होती हैं। मेटल कैप्स होती हैं और मेटल कैप्स किससे कनेक्टेड होती हैं, एक फ्यूज़ वायर से, ठीक है। फ्यूज़ वायर का एक लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाते ही वो मेल्ट हो जाएगा। सपोज़ पीछे से मान लो वोल्टेज आ रही है, जैसे मान लो 220 वोल्ट आती है, कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया, पीछे से वोल्टेज पहुंच गई 280 वोल्ट। हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पीछे जो ट्रांसफार्मर वगैरह उनमें कुछ ऐसा डिफेक्ट आ जाए जिसकी वजह से वोल्टेज सडनली एकदम बूम कर जाए, तो पीछे से वोल्टेज आ गई 280 वोल्ट। तो जैसी वोल्टेज बहुत हाई होगी तो आपको ओम्स लॉ में पढ़ा है कि आई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वी। अगर मैं वी बढ़ाऊंगा तो मेरा आई भी बढ़ जाएगा, तो पीछे से करंट बहुत ज़्यादा आएगा। और करंट में आपने पढ़ा होगा जूल्स लॉ में कि एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि भाई देखो डिवाइस की रेजिस्टेंस तो उतनी है, टाइम भी अलग चल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर करंट बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, और जबकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगी उससे। तो कहने का पर्पज़ यही है कि भाई इसमें हीट जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसी हीट की वजह से क्या होता है, डिवाइस डैमेज हो जाते हैं। तो उसी लिए हम यहाँ पे इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस। तो फ्यूजेस सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं और डिवाइस से पहले कनेक्ट होते हैं सर्किट के अंदर, सो दैट कि जो करंट है सारा का सारा वो इसमें से पास हो देन डिवाइस में जाए। सपोज इन केस पीछे से वोल्टेज हाई आ जाती है तो करंट बढ़ जाएगा, करंट की वजह से हमारा हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा एज पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसकी वजह से फ्यूज़ वायर क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। अगर ये वायर मेल्ट हो जाएगी तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सीरीज कनेक्शन में आपने पढ़ा था ये ख़राब हो जाता है तो आगे सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो ये ब्रेक हो जाएगा सर्किट। तो डिवाइस हमारी क्या रहेगी, सेफ हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वोल्टेज पीछे से हाई आई थी, जो करंट बढ़ता हुआ आया था उसने डिवाइस पे कुछ इंपैक्ट किया ही नहीं, उससे पहले फ्यूज़ ने अपने आप को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। सो दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वर्क्स, राइट। तो तीनों एप्लीकेशन समझ आ गए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। पहला था आपका जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, जो कि आपके अलॉयज़ वगैरह होते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अलॉयज़ में क्या होता है भाई, वो अलॉयज़ जो होते हैं उनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते और उनकी हायर रेजिस्टिविटी होती है। चलो दूसरा एप्लीकेशन क्या था, जो हमारे इनकैंडेसेंट बल्ब्स होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। सो बल्ब्स के अंदर क्या होता है,
टंगस्टन एलिमेंट यूज़ करते हैं। टंगस्टन की भी हाई रेजिस्टिविटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, और वो क्या करता है, लाइट भी एमिट करता है जब वो हायर टेम्परेचर्स पे पहुंच जाता है। तो ये एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एप्लीकेशन हो गया। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़, जो कि मैंने आपको बता दिया है। सो आजकल इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ के साथ साथ हम क्या यूज़ करते हैं, तुमने सुना होगा MCB यूज़ कर देते हैं। सो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो आपके। सो MCB आपका हीटिंग इफेक्ट काम नहीं करता, वो किस पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। ठीक है, तो हम दो पढ़ेंगे। करंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है हीटिंग इफेक्ट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो फ्यूज़ काम करता है हीटिंग इफेक्ट पे, क्योंकि मेल्ट हो रहा है यहाँ पे। और जो आपकी MCBs होती हैं वो किस पे काम करती हैं, आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट पे। ठीक है, सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, तो उस पर भी मैं आके डिस्कस करूँगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर ही। तो मे बी मैं जल्दी उस पर भी एक वीडियो अपलोड करूँगा। सो अगर इसमें से कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो जस्ट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, या कोई आप पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो कि मैं डिटेल में बनाऊँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटे में कवर अप कर दिया और 1 घंटे में पूरा चैप्टर कवर कर दिया। सो अगर चाहते हो कि मैं न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियो बना दूँ जिसमें मैं न्यूमेरिकल सारे डिस्कस करूँ, या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लाइक मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊँ चीज़ें, सो एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, राइट? So I think this is it. So I'll make more videos regarding physics, chemistry, and for biology and mathematics also, right? So thanks, students. Bye.